नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो आज जो आपका ये जो आप प्रैक्टिस सेट, ये जो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2013 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 74 तक का आंसर आपको बता चुके हैं और 1 से 74 तक को डिटेल से देख चुके हैं दोस्तों, डिटेल से देख चुके हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ सीखने का प्रयास किए थे दोस्तों। और उसी तरह वो जो वीडियो था लंबा हो गया था दोस्तों लगभग, इसलिए ये जो है आपका पार्ट 2 बना है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 का लिंक मिलेगा, वहाँ से वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। आपका 1 मिनट का समय और लेना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पे आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका सभी गवर्नमेंट एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों, या वो बिहार पुलिस का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो दोस्तों। आपको सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव सभी एग्जामों का जो आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो मिलेगा दोस्तों। और वो भी अपडेट जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। और जितना भी लेटेस्ट में जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन वो भी मिलेगा। इसलिए अगर जितने भी अभ्यर्थी आप इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, कृपया अगर अभी तक आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास शुरू होता है, तो आज का क्लास जो शुरू होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अश्व मत यानी कि घोड़ा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे। देखिए पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आपको फिर से बोल देते हैं कि अगर 1 से लेकर और 74 तक का अगर क्वेश्चन आप नहीं देखें दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 पे क्लिक करके और पहले 1 से 74 नंबर तक आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद ये जो है आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। आप कतई ना घबराएं दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। अगर बिहार पुलिस का आप एग्जाम देते हैं दोस्तों तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों कि इससे जो है इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 100 में 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 100 में 10 या 20% जो होता है क्वेश्चन वो जो है होता है रिपीट करते रहता है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको अंत में अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है अश्व घोड़ा, यानी कि अश्व मतलब घोड़ा होता है। ये जो है आपका संस्कृत शब्द है दोस्तों, अश्व मतलब घोड़ा होता है, संस्कृत शब्द है। कहता अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही मतलब जो घोड़ा पर जो सवार है पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। मतलब पीछे की तरफ जो वो गिरेगा उसकी आशंका का जो कारण है दोस्तों वो किस कारण से है दोस्तों, तो ये जो है विश्राम का जड़त्व। क्या है दोस्तों? विश्राम का जड़त्व। क्यों? देखिए विश्राम क्यों, क्या कहेगा कि घोड़ा पे आदमी सवार है, घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ करेगा लेकिन जो व्यक्ति उस पर बैठा रहता है वो जो होता है विराम में ही रहता है। घोड़ा चलना प्रारंभ कर देगा, ठीक है दोस्तों, ये घोड़ा चलना प्रारंभ कर देगा लेकिन इस पे अगर जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये विराम में रहेगा दोस्तों। ये सपोज घोड़ा है और ये व्यक्ति है, ये विराम में रहेगा, ये घोड़ा चलेगा तो ई घोड़ा कहेगा कि हम अपना चाल बनाए रखेंगे, लेकिन ई कहेगा व्यक्ति कहेगा कि नहीं हम विराम में रहना चाहेंगे। तो घोड़ा भागेगा तो ये पीछे की तरफ ऐसे करके मुड़ेगा, मतलब कि ऐसे कि ये पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। घोड़ा आगे बढ़ेगा, ये कहेगा नहीं अरे ठहरो हम अभी विराम अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं, मतलब कि रुके रहना चाहते हैं और तुम हमको कहाँ ले जा रहा। इस तरह से ये जो है घोड़ा जो है आगे बढ़ेगा, ये जो है पीछे की तरफ गिरने की आशंका व्यक्त होता है। ये जो होता है विश्राम का जड़त्व, यानी कि वो विश्राम में है, ये विश्राम में था और इसी जड़त्व के कारण ये जो है नीचे गिर गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा जो होता है दोस्तों ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। इसलिए आप सूत्र पढ़े होंगे दोस्तों, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और इसका कहीं कहीं आप सूत्र पढ़े होंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ये जो आप जो है ये सूत्र पढ़ेंगे H इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर कहता है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण इतना है तो ये तो इतना बराबर कितना होगा दोस्तों, तो ये जो है आपका इसका जो है सही आंसर
हो जाएगा म्यू टू, इसका म्यू टू आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का आता है दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा दोस्तों, दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा दोस्तों। तो ये जो है आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये निकालना पड़ेगा। और ये इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। तो ये देखिए फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इक्वल टू एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एफ इक्वल टू कैपिटल जी अप M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये M1 मतलब कि मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब पहला ऑब्जेक्ट का मास, और ये जो है M2 ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दोस्तों। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, ये जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास होगा। यहाँ पे R जो है डिस्टेंस, यानी कि R डिस्टेंस होगा, G ग्रेविटी, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा। चलिए आगे जो, अब इसका जो आगे जो दिया गया है तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, तो G का मान उसी तरह रहने देते हैं। ये M1 का मान 5 दिया है, M2 का मान 10 दिया है दोस्तों, और ये डिस्टेंस जो है 100 हो गया दोस्तों। तो ये 0 0 कट गया, 5 2, इस तरह से G/2। देखिए G/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा G/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान है, बल का मान है दोस्तों। तो हम बल निकालेंगे, यानी कि F इक्वल टू एम ए। देखिए दोस्तों ऊपर में ही निकाल देते हैं, यानी कि हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F इक्वल टू एम ए निकालना है दोस्तों, हमको फोर्स निकालना है। F और F फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, यानी कि M इक्वल टू मास हो गया, A इक्वल टू एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि त्वरण। ये हो M द्रव्यमान हो गया, A जो है A त्वरण हो गया, इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले मास कितना दिया हुआ दोस्तों, तो मास जो है 5 ग्राम दिया हुआ, और U इक्वल टू 18 किलोमीटर का आता है। तो इसको अगर हम इसमें अगर मीटर में बदलेंगे तो 18,000 करेंगे, 18,000 अपॉन 60 इंटू 60 करेंगे दोस्तों। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 36 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया दोस्तों। अब भी की बात किया जाए, और भी आपको दिया है दोस्तों, देखिए भी जो है आपको, भी इक्वल टू आपको दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और टी इक्वल टू जो दिया है आपको 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। और इसीलिए एक फॉर्मूला होता है भी इक्वल टू यू टी प्लस, सॉरी भी इक्वल टू, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, भी इक्वल टू फॉर्मूला होता है भी, अगर भी निकालने, सॉरी यू लिख दिए, चलिए भी इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू प्लस ए टी। एक यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है, वो यू इक्वल टू होता है दोस्तों एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू एस कुल दूरी निकालने के लिए होता है दोस्तों, ये जो है भी निकालने के लिए होता है। तो भी, तो इस तरह से हम भी निकालेंगे तो दोस्तों, तो ये भी का मान 10 दिया है, इंटू 5 प्लस ए इंटू 10 इक्वल टू, इस तरह से ए का मान जब 1/20 आ गया मीटर। और हमको पूछा क्या है, तो F इक्वल टू एम ए पूछा, यानी कि फोर्स पूछा है दोस्तों, बल पूछा है। तो देखिए F इक्वल टू, तो F निकालेंगे तो मास कितना दोस्तों, तो 5 है। एक्सेलरेशन कितना निकालें दोस्तों, तो 1/20। तो इसको जब इतना न्यूटन है दोस्तों, तो इतना न्यूटन करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.25 न्यूटन जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से 0.25 और 0.25 जो होगा दोस्तों, ये इसमें से मतलब किसका वैल्यू होगा दोस्तों, तो 0.25 एक तरह से जो है 2G। चलिए अब क्वेश्चन है, कहता है 0.25, चलिए तो 0.25, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका डी सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो, कहता है जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है दोस्तों, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हुए एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें चुंबकीय बल, ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन 81 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है
कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का, ये जो देखिए यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन चालू हो जाता है दोस्तों, स्टार्ट हो जाता है मैथ का। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 हो तो समीकरण, दोस्तों ये जो समीकरण है दोस्तों, इसको जो है सॉल्व करने के लिए ये जो है इस पे बैठाना पड़ता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ही होता है दोस्तों। देखिए अगर ऐसा बात आ जाता है तो समीकरण अगर मूल दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण बनाने का, द्विघात समीकरण बनाने का आप 10th में पढ़े होंगे दोस्तों। समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, उसके बाद माइनस का साइन दीजिए, उसके बाद यहाँ पर मूलों का योग, मूलों का योग दोस्तों ये रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप डी में भी, मूलों का योग, मूलों का योग उसके बाद एक्स दीजिए, फिर प्लस दीजिए, उसके बाद मूलों का गुणनखंड, मूलों का गुणनखंड, मूलों का गुणनखंड, इस तरह से गुणनखंड, उसके बाद 0 दे दीजिए दोस्तों। और उसके बाद देखिए आप जो इस पे बनाइएगा तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, मूलों का योग जो है -6x है प्लस 3 = 0 दोस्तों, आप देख सकते हैं इक्वेशन में। इस तरह से ये आपका जो है आंसर हो गया दोस्तों। कितना है कहाँ पे, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर कहता है इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, तो सभी को अगर व्यक्त करेंगे तो इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.75, इसका आ जाएगा 4.36 और इसका आ जाएगा अगर करेंगे तो 3.24 और इसका आ जाएगा 3.52। अतः परिमेय संख्या 124, अतः परिमेय संख्या 124 इतना को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो है ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि इतना इक्वल टू 1 + x हो तो x बराबर है दोस्तों, x का वैल्यू दोस्तों क्या होगा दोस्तों, तो x का वैल्यू अगर ऐसा करते हैं कि आप ऑप्शन को पुट करके, मतलब कि ये ऑप्शन उठा के अगर वैल्यू पुट करते हैं तो उससे भी आपको बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम आपको डिटेल में बता देते हैं दोस्तों। चलिए तो आपको सबसे पहले देखिए 1 + 25/144, इसको जो है रूट के अंदर है दोस्तों, रूट के अंदर पूरा है 1 + x/12 करेंगे दोस्तों। ये जो इसको जो सोल्यूशन करेंगे तो इसका जब भिन्न का जोड़ लेंगे दोस्तों तो 169/144 आ गया दोस्तों। और आप जानते हैं इसके बाद 1 + x/2 दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये 169 जो है आप 13 का स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ 13 लिख लेंगे, यहाँ 12 लिख लेंगे, ये 144 12 का स्क्वायर है दोस्तों। उसके बाद 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 + x/12 का अगर भिन्न का जोड़ करेंगे दोस्तों, अगर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ आगे निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, तो x आगे निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे निकल के आ जाएगा x/12 = 13/12 -1। इस तरह से x/12 = 1/12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों तो x = 1 आंसर आ जाएगा दोस्तों, x = 1 निकल के, ठीक है। तो x = 1 निकल के आ गया तो इसका, इसलिए आपका आंसर जो है 1 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन 84 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर में कहता है त्रिज्या यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r और वह वृत्त, एक तरह से 10th का क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिज्यखंड का जो आपका जो सूत्र होता है देखिए, त्रिज्यखंड यानी कि θ/360 डिग्री × πr², ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ये डी आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो जो है 85 नंबर है। कहता है दिया हुआ है कि मौसा इतना और इतना का r मान होगा, अगर r × r हो तो r का मान होगा दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए 253 × 440 है दोस्तों, और ये 11 × 253 गुने r है तो r ही रख देते हैं दोस्तों। r = आप निकालेंगे दोस्तों 253 गुने इधर 440 आ जाएगा, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 11 और 253। देखिए दोस्तों 253 से 253 कट गया दोस्तों, और ये जो 11 चौक 44, तो यहाँ पे 11 चौक 44 कट गया, एक 0 बचा हुआ था दियो। इस तरह से r का जो वैल्यू है दोस्तों वो जो है 40 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, कहता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दोस्तों सॉरी कितना है क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर एक वृत्त की जीवा केंद्र पर। तो ये एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर और लघु क्षेत्रफल दोस्तों। ये देखिए आपको हम बता देते हैं दोस्तों, देखिए आप देखते जाइए कि इसका जो एक तरह से होगा तो ये फॉर्मूला से तो 45 डिग्री अगर रहेगा तो 45 डिग्री एंगल है 360 डिग्री करेंगे इंटू पाई और आर का मान 28 का स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस करेंगे दोस्तों 1/2 इंटू 28 का, उसके बाद साइन 45 डिग्री दोस्तों, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का आप मान जानते हैं दोस्तों। तो चलिए 307 निकल के आ जाए, इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 307.72 आता है दोस्तों। और इसका जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 277.18। इस तरह से आपका आंसर जो माइनस करेंगे तो 30.54 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री तो उसके आधार के समद्विभाजक के बीच का कोण होगा दोस्तों। तो बीच का कोण दोस्तों अगर देखिए सबको डाटा आप मान के चलिए कि ये 90 डिग्री है प्लस 1/2 करेंगे समद्विभाजक और ये टू शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे मतलब अगर शीर्षाभिमुख कोण रहेगा, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण तो 90 करें 1/2 और शीर्षाभिमुख कोण का वैल्यू जो दोस्तों दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री दिया है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया प्लस 65, ये जो कट गया 65 यहाँ पे आ गया तो 65 प्लस 90 155 डिग्री दोस्तों आपका आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो जो है आपका कितना नंबर क्वेश्चन 88 नंबर, कहता है इतना इतना में इकाई अंक होगा दोस्तों। तो इकाई के अंक कौन हो सकता है दोस्तों, किसी भी अगर इकाई का अंक होगा तो वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4.9 तक होगा। अगर इसको अगर सबसे अगर गुना कर दिए दोस्तों तो अगर इसको अगर गुना कर दिए तो यहाँ पे आपका 0 आ गया तो ये सही आंसर 0 हो जाएगा दोस्तों। चलिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल है दोस्तों तो वो जब तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा दोस्तों, तो निकालेंगे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का इतना इतना। तो सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस अगर बीटा आप अगर निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8/3 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 8 माइनस 8/3, ठीक है। चलिए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो होगा 2/3 आ जाएगा। इस तरह से आप जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो -8/3 और 2/3 आके -4, ये जो है 3 कट गया और 2 से 4 कट गया 8 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से -4 जो है आपका आंसर। चलिए अगले 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था दोस्तों। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सब मान के चलिए कि क्रय मूल्य x था, मान के चलिए कि क्रय मूल्य x था, ठीक है x था, तब क्या होगा कि तब x इंटू 80, ठीक है दोस्तों, x इंटू 80 अपॉन 100 में चलिए प्लस 100% प्लस पर बेचता है दोस्तों, प्लस इक्वल टू x इंटू 105 अपॉन 100। अब इसको कट करिए, 0 0 0 0 गया, उसके बाद 0 0 गया, उसके बाद 4 5, इस तरह से कट के 25 अपॉन 100 और ये जो है आपका 100 आ जाएगा 100, या x इक्वल टू या इस ये भी कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि x बाय 4 इक्वल टू 100। और जब x बाय 4 इक्वल टू 100 हो गया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 400, यानी कि x इक्वल टू 400 निकला दोस्तों।
तो ये 400 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा जो होता है दोस्तों उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है 92 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोगैस के अवयव है, बायोगैस के अवयव है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेथेन जो होता है बायोगैस में CH4H2, इसका सही आंसर CH4H2CO2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि न्यूक्लियन का मान होता है दोस्तों, न्यूक्लियन का मान होता है दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या न्यूक्लियन का मान होता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में इतना इतना किस तरह की अभिक्रिया की तरफ जो है व्यवहार कर रहा है दोस्तों? तो ये देखिए, ये जो है आपका Cl2 ऑक्सीकारक की तरफ व्यवहार कर रहा है दोस्तों, Cl2 ऑक्सीकारक की तरफ व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए Cl2 एक ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है और ऑक्सीजन से जो प्रभावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन है 95 नंबर। कहता है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है दोस्तों, निम्नलिखित आबंध है दोस्तों। तो नाइट्रोजन गैस का जब अणु बनता है दोस्तों तो ये 1 2 3 फिर नाइट्रोजन ये जो है ऐसे करके बनता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन गैस में जो है ना त्रिआबंध यानी कि त्रिसहसंयोजक बंध होता है। इसमें 2 नाइट्रोजन अणु 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए इसमें जो है ना 2 नाइट्रोजन यानी कि एक ये नाइट्रोजन हुआ, एक ये नाइट्रोजन हुआ, ये दोनों नाइट्रोजन जो है 1 2 3 मतलब कि 3 अणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर नाइट्रोजन गैस बनता है, इसलिए त्रिआबंध। चलिए त्रिसहसंयोजक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 95 के बाद 96। कहता है इस अभिक्रिया में जो है इतना इतना किसका ऑक्सीकारक हो रहा है दोस्तों? तो इस अभिक्रिया में जब देखेंगे दोस्तों, इस अभिक्रिया में जब देखेंगे, चलिए इस अभिक्रिया में जब देखेंगे दोस्तों तो देखिए ये जो है मतलब किसी परमाणु अणु या आयन से अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। आपको पता ही होगा इस अभिक्रिया में जो है ना Al से इलेक्ट्रॉन निकलकर Al3 में जा रहा है। देखिए Al से निकलकर Al3 में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। Al से निकल Al3 प्लस आयन बनाते हैं, अतः Al जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, Al जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसलिए ये जो है Al आपका एल्युमिनियम जो है आपका सही आंसर। देखिए यहाँ Al से निकल के और Al3 जा रहा है। चलिए 96 के बाद 97 कहता ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है दोस्तों, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है दोस्तों। तो ये है समावयव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 98। कहता एक विलयन जिसका pH 3 है तो उस विलयन में OH की सांद्रता होगी दोस्तों। ये जो है ना सांद्रता वाला आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये सांद्रता वाला आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। चलिए ये जो है 98 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसका हम फिलहाल आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो निकालिएगा तो आप 10 पर पावर -11 आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता एक इलेक्ट्रॉन का भार आवेश होता है दोस्तों। तो ये जो होता है 1/1838वां प्रोटॉन भार तथा ऋण आवेश, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 कहता ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप जो पेंसिल देखते हैं दोस्तों, पेंसिल जो आप पेंसिल से लिखते हैं उसमें कौन धातु रहता है दोस्तों? ये जो है ग्रेफाइट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रेफाइट रहता है दोस्तों, ये ग्रेफाइट रहता है। और ग्रेफाइट का ही यूज पेंसिल में क्यों नहीं किया जाता और जो दूसरा जो एलिमेंट है उसका यूज क्यों नहीं किया जाता है दोस्तों? तो देखिए इसका क्या कारण है। यह कागज पर चिन्हित अंक कर सकता है, या यह कार्बन का अपरूप है, या यह सस्ता है, या यह मुलायम भंगुर। तो देखिए ये जो है यह मुलायम तथा भंगुर है, ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा बात आता तो ग्रेफाइट से भंगुर और मुलायम बहुत सारा चीज़ है। यह सस्ता भी नहीं है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। यह कार्बन का अपरूप है दोस्तों, ऐसा भी नहीं। देखिए और यह जो है यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसी कारण से यह जो है कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। और जैसे सोना, अगर मान चलिए सोना अगर घुसा देता अगर कट पेंसिल में तो महंगा तो होता, लेकिन वो कागज पर जो है कोई चिन्ह अंकित नहीं कर सकता, ना ही चांदी, ना ही लोहा, ठीक है, ना ही कॉपर,
तो इसका यही कारण है कि यह जो है कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है दोस्तों, इसलिए इसका यूज जो होता है पेंसिल में किया जाता है ग्रेफाइट के रूप में। चलिए, इस तरह से आपका जो है 1 से लेकर और 100 तक का क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया दोस्तों। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका 15 दिसंबर 2013 का जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था दोस्तों। और आपको हम अभी से यानी कि आपको एग्जाम से पहले जो है आपको पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देंगे। और दोस्तों आपको कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। इसलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त लोग में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,